बीजेपी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने के लिए संविधान पर 50 साल पहले हुए प्रहार का जिक्र कर हर मंच से कर रही है और दूसरी तरफ 99 सीटें आने से कांग्रेस पूरे जोश में है। लेकिन इमरजेंसी पर तीन तरफा हमले से मोदी सरकार ने कांग्रेस को 99 पर ही आउट कर दिया है। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी और इसका नैरेटिव क्या है, आज इस पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 25th June 1975 was the biggest and darkest chapter. संविधान बचाओ बनाम आपातकाल के नैरेटिव से कांग्रेस और बीजेपी संसद से सड़क तक संग्राम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर संसद पद की शपथ ली तो जवाब में आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस पर ट्रिपल वार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने जिसकी शुरुआत की उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने आगे बढ़ाया। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। 25th June 1975 was the biggest and darkest chapter of direct attack on the Constitution. भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। संविधान की जीत के नैरेटिव पर खेल रहे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को ये बीजेपी का जवाब है। कांग्रेस जहां संविधान बचाओ के नैरेटिव को चला रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी 50 साल पुराने इमरजेंसी को लेकर हमलावर है। बीजेपी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक में भी कांग्रेस को अलग थलग करने की उम्मीद देखती है। इमरजेंसी कांग्रेस की ऐसी कमजोर नस है जिस पर विपक्ष में आसानी से फूट डाली जा सकती है और इस मामले में कांग्रेस के अभी के कुछ सहयोगी भी दबे स्वर में ही सही कांग्रेस की आलोचना करने से नहीं चूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के गेस्ट पैनल से आपको मुतारिफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ेंगी ज़ीबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस, रत्नाकर सिंह जी, नेता बीजेपी, और सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत खैर मकदम है मेरे शो पर। रत्नाकर सिंह जी, के तकरीर में जो मरमू साहिबा का तकरीर है उसे झूठा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो हमेशा मौजूदा हुकूमत का ही एजेंडा जो है वो हाईलाइट होता है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से सच बात कही है और सच जो है ये पचा नहीं पा रहे हैं ये कांग्रेस के लोग और उनके इंडी गठबंधन के लोग। तो इस तरह से जो है आरोप लगाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। सरकार की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में भी बताया, सरकार की नीतियों के बारे में भी बताया। मगर रत्नाकर सिंह जी, माफी चाहती हूँ आपको यहाँ रोकने के लिए, प्रेसिडेंट साहिबा ने अगर इमरजेंसी की निंदा की तो नीट स्कैम को भी अफसोसनाक बताया, ये सच है। बहुत ही मतलब एक बैलेंस्ड उन्होंने स्पीच दिया। मगर मोदी जी पे व्हाइट वॉशिंग का इल्जाम है। फार्मर्स की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी को व्हाइट वॉश करके भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताना, मणिपुर को व्हाइट वॉश करके वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात, प्रेसिडेंट की स्पीच में इमरजेंसी का मुद्दा हाईलाइट करके क्या आवाम को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? थोड़ा समय दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा है आपने, उस प्रश्न का पूरा जवाब ले लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है उसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। मूल मुद्दे जो है हमारी महिला है, हमारे युवा है, हमारे किसान हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये सारे लोग जो है हमारे देश हित के लिए जुड़े हैं और देश हित के मुद्दे पे बात करना और सरकार की नीतियों को बताना कि सरकार ने किस तरह से सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ जो है वो किसानों को सहायता दिया है सम्मान निधि के तहत। उन्होंने बताया कि किस तरह से जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम था अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में, किस तरह से जीएसटी से देश जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज बन गया है। तो ये सारी चीजें बताना और महिलाओं को 3 लाख करोड़ महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाना, ये सब सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये सारी चीजें बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से देश जो है 1975 में जो इमरजेंसी लागू किया गया था इस देश से, वो सीधे सीधे संविधान पे चोट पहुंचाया गया था। और संविधान पे चोट ही पहुंचाया नहीं गया था, बल्कि कांग्रेस की सरकार जब भी थी तो देश में चुनी हुई 90 सरकारों को
जो चुनी हुई संवैधानिक सरकारों को बर्खास्त भी करने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, पूरे देश को पूरे जेल में तब्दील करने का भी काम इन्होंने किया था इमरजेंसी के तहत। तो निश्चित रूप से जिन्होंने देश को कैदखाने में बदला, जिन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो निश्चित रूप से अगर आज वो संविधान के नाम पे और लोगों को झूठ फैला करके और चुनाव में प्रचार किए थे, तो उसको बताना तो लाजमी है, देश की जनता को सच्चाई बताना भी तो लाजमी है, वो भी तो जरूरी है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो इंडी गठबंधन इससे पूरी तरह से बौखला गया है। और देखिए, मैं आपकी बात पे भी आता हूँ, नीट की बात पे आता हूँ। निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि नीट की परीक्षा का जो है वह सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को संज्ञान में लेकर कि जो भी फैसला होगा वो फैसला जरूर सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और कहीं ना कहीं एनटीए में जो भी, हमने शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि एनटीए में जो भी दोषी पाए जाएंगे या इस परीक्षा में जो भी पेपर लीक गैंग है, उन गैंग के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नीट को लेकर के पूरी तरह से छात्रों को अन्याय मिले, ये पूरी तरह से संजीदा है इस पे। और हमने फरवरी महीने में भी, इसी साल फरवरी महीने में भी एक कानून भी लाया जिसके तहत जो है कोई भी अपराधी अगर इस तरह की पेपर लीक के घटना में अगर सम्मिलित रहता है तो उसको 10 साल की सजा भी मिलेगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी होगा। तो सरकार अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रही है कि इस तरह का सिंडिकेट जो फैला हुआ है, सरकार तो कोशिश कर रही है, आप सही कह रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, मगर सौरभ दुबे, डर की राजनीति क्यों? संविधान को लेके आवाम में डर क्यों फैलाया जा रहा है? संसद में सेंगोल हटा के कॉन्स्टिट्यूशन रखो, देश संविधान से चलेगा, सेंगोल से नहीं। ये कैसी अजीब तरीन दलीलें हैं? जब नेहरू जी तोहफे में सेंगोल कबूल कर रहे थे तब तो संविधान की फिक्र नहीं थी कांग्रेस सरकार को। देखिए, जिसको आप डर बता रही हैं, मुझे लगता है वो विपक्ष का एक बड़ा हथियार रहा है। चुनाव के समय हमने देखा था कि चुनाव के समय जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष मिलकर के उसने संविधान की बात कही थी, उसने आरक्षण की बात कही थी, और उसके बाद जो चुनाव परिणाम में परिवर्तन देखने को मिला, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 21% ओबीसी और एसटी वोट जो है, वोट बैंक जो है, वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक करके वो विपक्ष की तरफ जो चला गया, तो उसको विपक्ष मानता है, अपनी जीत के रूप में उसको देखता है। वो इस जीत के रूप में देखता है कि जो उसने संविधान के ऊपर बातें कही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोपेगेंडा भी कह सकती है, लोग प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तथ्यात्मक रूप से सच्चाई तो नहीं है कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ रही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश में 10 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में रहे, तब भी उन्होंने कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, न ही आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन तब भी विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव के समय इस बात को जनता के बीच में रखा और जनता उससे प्रभावित। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप भी बड़ी पत्रकार हैं, आप भी इस बात को स्वीकार करते होंगी। और उसी बात को लेकर के अब चूंकि संसद का सदन शुरू हो गया है, संसद के सदस्य जो है वो अपनी अपनी शपथ ले चुके हैं, तो विपक्ष ये मान करके चल रहा है कि जिसके आधार पर हमने इस चुनाव में जो है वो 234 सीटें जीत करके आए हैं, सारे लोग मिल करके, जो गठबंधन इंडिया अलायंस का, उसी मुद्दे को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं लाना चाहते हैं जो तकनीकी रूप से जो है जनता का फायदा करे, या जो गारंटियां उन्होंने चुनाव के समय जनता से वादे किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे। भैया, सरकार का ही भाषण जो है राष्ट्रपति पढ़ती है, ये आज से नहीं है, ये तो जब से देश आजाद हुआ। यही सवाल ज़ीबा खान जी मैं फिर से आपके पास लेकर जाऊंगी। सौरभ दुबे जी ने जो पॉइंट बताया, यही सवाल मेरा आपसे पहले भी था कि कौन सी नई बात हो गई कि अगर प्रेसिडेंट ने मौजूदा हुकूमत की बात रखी सामने, ये तो हमेशा से होता आया है। और दूसरा, ये चीज की पॉलिसीज की मुखालफत करने में और पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में खलल डालने में फर्क होता है। जैसे कि मरमू साहिबा ने कहा, प्रेसिडेंट मरमू कुछ बोलती हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, स्पीकर बिरला कुछ बोलते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करते हो। पावर में नहीं हो गए ये तेवर हैं। अगर सरकार आपकी होती तब तो जनता के बोलने पे भी प्रोटेस्ट कर देंगे। जी, क्या सवाल है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। देखिए, ये तीसरी बार है जो मैं आपको सवाल रिपीट कर रही हूं कि क्यों मरमू साहिबा की तकरीर को जहरीला, झूठा, पिछले इलेक्शन से कॉपी किया हुआ बताया जा रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? क्योंकि राष्ट्रपति जो है, जो उनका अभिभाषण होता है, उसमें हमेशा मौजूदा सरकार जो होती है उसी का एजेंडा हाईलाइट होता है। जी,
नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 51 मिनट के जो भी स्पीच था द्रौपदी मुर्मू जी का, उसमें 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है और 73 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है। तो क्या ये इमरजेंसी नहीं है? और इस इमरजेंसी के लिए राहुल जी का कोई इससे संबंध नहीं है, लेकिन बार बार माफी मांगी है। इंदिरा गांधी जी ने खुद माफी मांगी है और पूरे कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि इमरजेंसी एक लेकिन मुर्मू साहिबा ने ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी की वजह से इमरजेंसी हुआ था। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या चुनाव से ठीक पहले चुने हुए जनता द्वारा चुने हुए चीफ मिनिस्टर को जेल भेज देना ये इमरजेंसी नहीं है? ईडी और सीबीआई भेज देना ये इमरजेंसी नहीं है? राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकाल देना और एक साथ इतने सारे पार्लियामेंटेरियन को निष्कासित कर देना इन्हीं है? और जो तीनों काले कानून लाए गए वो इमरजेंसी नहीं है? सीएए लाना इमरजेंसी नहीं है? और अगर बार बार झूठ की रणनीति पे चलना ये भी तो एक इमरजेंसी है, चाहे वो सीए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर हो या संविधान को लेकर हो। झूठ की रणनीति जो आप चला रहे हो वो भी तो एक तरह की इमरजेंसी है। सुन तो लीजिए, आप मुझे सुन तो लीजिए। पेगासस से जासूसी कराना ये इमरजेंसी की याद नहीं दिलाती है? किसान आंदोलन में जो पत्रकार निष्पक्ष तौर से पत्रकारिता कर रहे थे उनको जेल में डाल देना ये इमरजेंसी नहीं है? और बहुत सारे देश में ऐसे पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जिनकी आवाज को खरीदा नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता, जो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है, गुलामी नहीं करता है, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। क्या ये इमरजेंसी नहीं है? पहले तो जिन पत्रकारों को जेल में डाला है वो कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ मेरे स्टेट से भी है, कश्मीर से, जिनकी बैग्स में बारूद और गोला बारूद जैसी चीजें, ग्रेनेड जैसी चीजें बरामद हुई है। तो जाहिर बात है कि उनके किनके साथ कनेक्शंस हो सकते हैं ये आप समझ सकती हैं। और 40 जर्नलिस्ट को जेल में डालना, इसके बरक्स आप सोचिए 7,000 जर्नलिस्ट जेल चले गए थे इमरजेंसी में। कहां 7,000 जर्नलिस्ट और कहां 40 जर्नलिस्ट 10 सालों में? 7,000 जर्नलिस्ट 1.5 सालों में और 10 सालों में 40 जर्नलिस्ट। आपको आंकड़ों में फर्क नहीं दिख रहा जो आप इसको इमरजेंसी कह रही हैं? इस देश की संसद में एक सांसद फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है, वो तो घोषित इस देश की संसद में खड़ा होकर के एक व्यक्ति फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है, इमरजेंसी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर एक सांसद खड़ा होकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। इस पर क्या बोलेंगी जब आज फिलिस्तीन जिंदाबाद पर? बताइए आप। इस अघोषित आपातकाल पर भी तो कुछ बोलिए। इस अघोषित आपातकाल पर भी तो बोलिए। 7 साल में कितने बार पेपर लीक हुए हैं इस पर तो बात कीजिए। 2 करोड़ युवाओं का भविष्य खतरे में है इस पर तो बात कीजिए। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देता है? जी जी, सौरभ दुबे जी ने प्रवक्ता का काम कर लिया और रत्नाकर सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। बराह रास्त डॉक्टर संजय कुमार के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, कभी आरजेडी और एसपी के जानिब से रामचरितमानस को बैन करने की बात, कभी आम आदमी पार्टी की जानिब से प्रेसिडेंट साहिबा को बैन करने की बात, इंडिया अलायंस को अब हम बैन बॉयकॉट वाली गवर्नमेंट लेबल कर सकते हैं क्योंकि सुकून से सियासत तो ये लोग करते ही नहीं। देखिए, जनता जो सत्ता सौंपती है वो आपके मैनिफेस्टो के आधार पर सत्ता सौंपती है या विपक्ष में बैठाती है तो आपके मैनिफेस्टो के आधार पर बिठाती है। ठीक है, एक मजबूत विपक्ष का दृश्य दिख रहा है। क्या मजबूत विपक्ष की जिम्मेवारी केवल वैसे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमना, ये घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल में उलझना, या जो आपने वादे किए थे किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आपको आनी चाहिए। और बिल्कुल मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का तो मैं मानता हूं कि एक मजबूत स्तंभ होता है, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्या कांग्रेस की जब सरकार थी इस समय देश में, तो क्या उस समय राष्ट्रपति जो अभिभाषण पढ़ते थे क्या वो सरकार के कार्यों का रिफ्लेक्शन नहीं होता था? क्या अगर सरकार के कार्यों की उपलब्धियां रिफ्लेक्शन होता था, ये ट्रेडिशन रहा, ये परंपरा रही है और राष्ट्रपति संसद में पढ़ते रहे हैं या पढ़ते रही हैं, तो फिर इस बात की नाराजगी कि आखिर राष्ट्रपति जी का जो भाषण है उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, सरकार का झूठ का पुलिंदा है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अगर विपक्ष निभाएगी तो देश गंभीरता के साथ इनकी बातों को सुनेगा। और आपने जो उदाहरण दिया रामचरितमानस और चंगोल, तो क्या जो अतीत का भारत रहा,
जिसके माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हर भारतवासी गौरवान्वित होता है, गर्व करता है। क्या अतीत के सारे सिंबॉलिक चीजों को हटा करके रख दिया जाए? क्या 1947 के पहले जो भारत था उसमें गर्व करने जैसी कोई चीज नहीं थी? वो व्यवस्था, चाहे वो नोमैडिक राइट से शुरू हुआ, रिपब्लिकन स्टेट शुरू हुआ, चाहे वो राजतंत्रीय व्यवस्था हुई, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, अतीत का, वर्तमान का जो भी परंपरा, सिंबल जिस पर आप गर्व कर सकते हैं, वो चीजें तो आपको रहनी चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं से संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। अब सिंबल अगर आपको बैलेंस रखे हुए हैं कि आप नीति, निष्पक्षता, न्याय, इससे आप नहीं भटकेंगे, तो फिर आप उसको लोकतंत्र, राजतंत्र के साथ क्लब करके क्यों देख रहे हैं? वो तो हर 5 साल के बाद जब व्यवस्था बदलेगी तो वो उसके प्रतीक होंगे और उस प्रतीक से हम प्रेरणा लेंगे। प्रतीक प्रेरणा का अगर पर्याय है तो फिर इस बात पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जिस कालखंड में भी अगर ऐसा हुआ कि आम आदमी की ताकत को, आम आदमी के अधिकारों का हनन हुआ, तो आप इतिहास में उसे नहीं मिटा सकते हैं, वो चीजें रहेंगी। आप उसको जितनी बड़ी बार, जितने तरीके से आप आरोपित निष्फल कर लीजिए, उस सच का सामना आपको बार बार करना होगा। सौरभ दुबे जी, सच का सामना, यही बात है सौरभ दुबे जी, सच का सामना क्यों नहीं करता विपक्ष? या तो इमरजेंसी को पूरी तरह से भुला दें सब लोग, या तो 1947 के पहले जो भारत की सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो प्रथाएं हुआ करती थी, वो सब भुला दें सब लोग। ये किस तरह की रणनीति है? देखिए, विपक्ष अपनी रणनीति में फंस चुका है। विपक्ष की रणनीति जो चुनाव के समय संविधान के अपमान को लेकर के थी, तो संविधान का अपमान जो है वो सबसे बड़ा तो आपातकाल लगा करके हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, जब पूरे देश की मीडिया तंत्र को, देश के विपक्ष के दलों को ले जाकर के जेलों में बंद कर दिया जा रहा था, बड़े बड़े नेताओं की आवाज को दबा दिया गया था, इस देश में लोकतंत्र की आवाज को जो है दबा दिया गया था। तो आप जब भी संविधान की दुहाई देंगे तो वो जीता जागता उदाहरण जो है, वो कोई भी पार्टी हो, अगर कहीं गठबंधन में से अलग होती है कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, वो भी इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर वही आरोप लगाती है। उस समय लालू यादव जी ने भी आवाज उठाई थी, मुलायम सिंह यादव जी की भी आवाज थी, उस समय जेपी ने भी आवाज उठाई थी, उस समय तमाम तरह के आंदोलन हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की इस आपातकाल के खिलाफ जो है उनके साथ गठबंधन के साथी नहीं खड़े थे, उनके गठबंधन के साथी उनके विरोध में खड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से आज आप एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है संसद में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको जनता के बीच में एक सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए थी मुद्दों के साथ, वहां पर वापस उसी नकारात्मक शुरुआत के साथ आप खड़े हैं कि आप राष्ट्रपति के ऊपर टीका टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सांसद आपका फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा करके चला जाता है, इससे बड़ी देश को शर्म करने वाली बात नहीं हो सकती है। और ये लोकतंत्र ही है इस देश के अंदर कि कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाता है। अगर जनता के बीच में इनको छोड़ दिया जाए और जनता के बीच में अगर ये ऐसी बातें कहें तो जनता इनको करारा जवाब दे सकती है। लेकिन संसद एक सुरक्षित जगह है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर इतनी खतरनाक बातें करना, फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगाना, ये देश का अपमान है, घोर अपमान है। बावजूद उसके जो विपक्ष अपनी आवाज रख पा रहा है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या अन्य उनके सहयोगी के दल है, वो जिस प्रकार से अपनी कमियों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीति के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, कमियों को तो देख रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, जिस तरह से देश का अपमान हो रहा है बार बार, जैसे सौरभ दुबे जी ने कहा, और उसके साथ साथ इमरजेंसी की शर्मनाक अंधेरी यादें उजागर होने से, क्या कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों के दरमियान दूरियां बढ़ने के आसार हैं? देखिए, सबसे पहले रियाना जी, मैं यही कहूंगा कि आज जो है इंडी गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी के लोग, नेता हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते वो देश का विरोध करना शुरू कर दिए। अब बताइए, महामहिम के अभिभाषण का बहिष्कार करना, ये कौन सा तार्किक लगता है? कौन से एंगल से उनके महामहिम, जबकि वो तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है या किसी की विचारधारा से नहीं जुड़ी है, वो सरकार की नीतियों के बारे में अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियां क्या रही हैं और आगे भी क्या रहेंगी, उस अभिभाषण का जो है उन्होंने बताया। लेकिन आज विडंबना ये है कि इनको विरोध करना है, हर एक चीज का विरोध करना है, और इनको उन सब चीजों में गौरवान्वित महसूस करना है जिसपे कि हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये अपमान कर सके, उसमें इनको गौरवान्वित महसूस करना है। हमारे देश का अपमान जिसमें हो उसमें गौरवान्वित महसूस करना। बताइए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो है डेंगू मलेरिया कहने वाले इनके इंडी गठबंधन के ही लोग थे।
और वोट जिहाद जो है इन्हीं के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वोट जिहाद पे वोट मांगने का काम किया। और अभी बहुत अच्छी तरह से सौरभ भाई ने कहा कि किस तरह से भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद का जो सदन में नारा लगाने की जगह पे आज इंडी गठबंधन के लोग जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में देश की जनता को शर्मसार करने वाली ये घटना थी, लेकिन इसकी जनता तो इसका संज्ञान तो जनता लेगी ही लेगी। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग कब ये समझेंगे कि बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध मत करिए आप। बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने। बीजेपी का विरोध करते करते विपक्ष जो है धीरे धीरे पूरे देश को शर्मसार करता जा रहा है, और ये बहुत ही एक नकारात्मक स्टार्ट थी, जैसे कि डॉक्टर संजय ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संविधान बचाओ के नारे के साथ राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का फॉर्मूला सेट तो कर लिया, मगर इससे जनता स्कोर कर गई, क्योंकि राहुल बार बार कुछ इस अंदाज में बीजेपी को ललकारने लगे कि अब कोई भी माइका लाल संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर सियासी दावपेच में के इस खेल में बीजेपी भी क्यों पीछे रहने वाली है। उसने भी सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस को बोल्ड करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नहले पे दहला हो गया और फायदा आवाम का। संविधान का शोर चाहे कोई भी मचाए, इमरजेंसी अब सबको याद रहेगी। और फ्यूचर में अगर किसी ने आपातकाल की सोची भी तो जनता उठकर खुद कहेगी कि ऐसा नहीं चलेगा।